आज हम जर्मनी के सरे फहरिस्त ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में से एक ऑडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो इन 4 कंपनियों में से पहली कंपनी है जिन्होंने जम होकर इसे तश्कील दिया, जिसे आज हम ऑडी ग्यांट तस्वुर करते हैं। इसकी बुनियाद 1896 में रखी गई थी। ये मर्सिडीज बेंज के बानी कर्ल बेंज के शागिर्द ऑगस्ट हॉर्च की जहानत थी, जिसने 1932 में जर्मनी की दूसरी जानिब सबसे बड़ी कारसाज कंपनी को अनथक जिद्दत से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ज़ेर करने के लिए बनाया और ब्रांड को ऑटो इंडस्ट्री की गालिब कुव्वतों में से एक के तौर पर कायम किया। आज ऑडी ब्रांड तकरीबन $60 बिलियन की सालाना आमदनी पैदा करती है और इसकी ब्रांड वैल्यू $14 बिलियन है। कंपनी हर साल तकरीबन 20 लाख कारें फराहम करती है, जिनमें से 1/4 Q5 और A6 मॉडल्स की हैं। आज हम ऑडी कार ब्रांड के बारे में 10 दिलचस्प हकाइक आपको बताएंगे। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। Number 1. The word Audi is Latin for hair. ऑगस्ट हॉर्च ने 1899 में अपनी पहली कार कंपनी ए हॉर्च और सी की बुनियाद रखी। 10 साल बाद अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ तनाज़ात की वजह से इसने कंपनी छोड़ दी और हॉर्च ऑटोमोबाइल वर्क के नाम से एक नई कंपनी शुरू की, लेकिन इसे कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी के बारे में बताया गया क्योंकि हॉर्च का नाम अब इसकी पहली कंपनी से ताल्लुक रखता है। अजीब है ना? लेकिन वो अब भी हॉर्च इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन कॉपीराइट के मसले को हल करने के लिए उसने जर्मनी लफ्ज़ हॉर्च का लातीनी तर्जमा इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है सुनना। इसलिए इसने नई कंपनी का नाम ऑडी रखा। तो इस तरह ऑडी ब्रांड वजूद में आया। नंबर 2. द ऑडी लोगो रिप्रेजेंट्स द 4 कंपनीज ऑफ ऑटो यूनियन। ऑडी लोगो ऑटो यूनियन की 4 कंपनियों की नुमाइंदगी करता है। बात यह है कि जब कोई आपके नाम के पीछे काम करता है तो हम में से कुछ इसे वापस लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार होते हैं। इस काम में उसे 30 साल का अरसा लगा, लेकिन 1932 में बाहमी मफादात के इश्तराक की वजह से ऑडी को इब्तदाई हॉर्च कंपनी के साथ साथ मैन्युफैक्चरर DKW और वेंडरर के साथ मिलकर ऑडी यूनियन तश्कील दी गई। ये वो 4 कंपनियां हैं जिनकी नुमाइंदगी ऑडी लोगो के ज़रिए की जाती है। इस इंज़माम ने ऑटो यूनियन को जर्मनी में मर्सिडीज बेंज के बाद दूसरा बड़ा कारसाज इदारा बना दिया, जिसने उन्हें टाइटल पर एक शॉट दिया। बात यह है कि 1979 के बाद की बात है जब वोक्सवैगन ग्रुप ने ऑटो यूनियन को हासिल किया और उन्होंने ऑटो यूनियन में सिर्फ ऑडी को रीब्रांड करने का फैसला किया। कुछ दिलचस्प और इस किस्म की बात जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, जो हमने अपने तहकीक में देखी कि 25 साल पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपने लोगों की मुमासलत की वजह से ऑडी पर ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी को मुकदमा दायर किया था, लेकिन वो केस हार गए। नंबर 3. ऑडी क्लेम्स टू बी द फर्स्ट कंपनी टू परफॉर्म क्रैश टेस्ट। ऑडी का दावा है कि वो क्रैश टेस्ट करने वाली पहली कंपनी है। ऑडी का कहना है कि उसने क्रैश टेस्टिंग मय्यर का इस्तेमाल तकरीबन 85 साल कबल इंडस्ट्री में किसी भी दूसरी कारसाज कंपनी से पहले शुरू किया था। उसका कहना है कि कंपनी का पहला क्रैश टेस्ट 1938 में 4 कंपनियों में से एक DKW ने किया था, जब उसने एक F7 गाड़ी को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। ये बिल्कुल रवायती क्रैश टेस्ट नहीं था,
इसे बहुत से लोगों ने डाटा इकट्ठा करने के लिए किए जाने वाले क्रैश टेस्ट से ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी देखा, क्योंकि रोल डाउन तमाशाइयों की मौजूदगी में किया गया था, जिन्हें इंजीनियर्स वहां लाए थे ताकि ये दिखाया जा सके कि उनकी गाड़ी चंद हिट्स लेने के काबिल है। अगरचे ये कहानी सच हो सकती है। हमने आगे बढ़कर कुछ और तहकीक की और पता चला कि वो ये काम करने वाले पहले नहीं थे। 4 साल पहले 1934 में जनरल मोटर्स अपने पहले बैरियर क्रैश टेस्ट के सबूत दिखाते हैं। लिहाजा हमें यकीन नहीं है कि आया वो किसी खास किस्म के टेस्ट का हवाला दे रहे थे, लेकिन वाकई एक दुरुस्त वीडियो के लिए हमें ये टाइटल GM को देना होगा। Number 4. The most expensive Audi car in the world is the 2003 Audi Le Mans Concept. दुनिया की सबसे महंगी ऑडी कार 2003 ऑडी ली मैंस कॉन्सेप्ट है, जिसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू कम से कम $5 मिलियन है। 2003 में ऑडी की टीम ने एक दिलचस्प नई कार को आगे लाने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मेहनत की थी, ताकि इस लिमिट को क्रॉस किया जाए कि एक कार क्या कुछ कर सकती है। ये नाकाबिले यकीन था। कॉन्सेप्ट 5 लीटर इंजन से लेस्ड है और 610 ब्रेक हॉर्स पावर पैदा करती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 345 किलोमीटर फी घंटा है। 3 साल बाद इस कंसेप्ट की बुनियाद पर 2006 में ऑडी ने R8 मुतारिफ कराई, जिसे बहुत से लोगों ने वजूद में आने से पहले सबसे बेहतरीन ऑडी कार कहा। नंबर 5. Only most experienced Audi workers get to work on production of R8. सिर्फ सबसे ज़्यादा तजर्बाकार ऑडी वर्कर्स ही R8 की तैयारी पर काम करते हैं। ऑडी R8 सुपर कार को नेकर्सलम की बड़ी सहूलत में बनाया गया है। इस सुपर कार की तैयारी में तकरीबन 5000 मुख्तलिफ पुर्जे और तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक टोयोटा को बनाने में 13 घंटे लगते हैं? ऑडी किसी को भी इस गैर मामूली ऑटोमोबाइल की तैयारी पर काम नहीं करने देती, बल्कि ये काम बेहतर से बेहतरीन वर्कर्स के लिए बरकरार रखती है। आमतौर पर जिन वर्कर्स को R8 मॉडल पर काम करने का मौका दिया जाता है, वो कई सालों से ऑडी के लिए काम कर रहे होते हैं, कभी कभी शायद कई दहाइयों से, और इसी वजह से उन्हें सिल्वर लेनर के नाम से जाना जाता है। ये हवाला उनके सफ़ेद बालों के लिए है। नंबर 6. Audi factories were dismantled at the end of World War II. दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर ऑडी फैक्ट्रियों को ख़त्म कर दिया गया था और बग़ैर मुआवजे के रूस ने ज़ब्त कर लिया। ऑडी के पेशरू ऑटो यूनियन की तरफ से चलाई जाने वाली फैक्ट्रियां और तकरीबन तमाम जर्मन फैक्ट्रियां जंग के दौरान इत्तेहादियों की बमबारी का निशाना बनी थी। जो कुछ बग़ैर नुकसान के बच गया था, उसकी अक्सरियत को हमला आवर सोवियत फ़ौज ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था और बग़ैर मुआवजे के सोवियत यूनियन को भेज दिया गया, जो जंगी मुआवजे के एक हिस्से के तौर पर जर्मनी को अदा करना पड़ा। ऑटो यूनियन की इंतज़ामिया को मशरकी जर्मनी, जो अब सोवियत यूनियन के पास था, में इसे असल मंसूबों की तैयारी के वक्त कोई इम्कान नज़र नहीं आया और इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी को बहाल करने की कोशिश करने के लिए मगरबी जर्मनी मुंतकिल होना शुरू कर दिया और वहां दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर दी। इससे पहले कि आप लोग इसके बारे में बुरा महसूस करें, पता चलता है कि एक बार जब उन्होंने कंपनी शुरू की तो नाजी जबरी मुशक्कत का इस्तेमाल किया और कम से कम 4500 अफराद की मौत के बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने 7 जबरी मुशक्कत के कैंप भी बनाए जो SS सोल्जर्स चलाते थे।
مورخین نے انکشاف کیا کہ انہوں نے کم از کم 20,000 لوگوں کو اپنی فیکٹریوں میں کام کرنے پر مجبور کیا۔ یہ اس وقت کیا گیا جب کمپنی کا نام آٹو یونین تھا، اور بعد میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ آڈی کو ری برانڈ کرنے سے ماضی کو بھلا دیا جائے گا۔ نمبر 7، Audi is second among all automakers in the number of 24 hours of Le Mans wins۔ لی مینس کے 24 آورز کے ونرز کی تعداد میں آڈی تمام کار سازوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پورش اپنی تاریخ میں کل 19 فتوحات کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد آڈی ہے جس نے مجموعی طور پر 13 فتوحات حاصل کی ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ آڈی نے صرف 2000 میں لی مین میں ریسنگ شروع کی تھی، جبکہ پورش 1970 میں شروع ہوئی اور اسے کافی وقت ملا، اور ہم آڈی کو اس چارٹ میں سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آڈی نے 2000 سے 2002 تک لگاتار 3 فتوحات، پھر 2010 سے 2014 تک مزید 5 فتوحات حاصل کی ہیں۔ یہ 2006 میں ڈیزل سے چلنے والے انجن کے ساتھ ریس جیتنے والا پہلا کار برانڈ تھا، اور یہ بعد میں 2012 کی ریس میں ایک ہائیبرڈ گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے جیتنے والا پہلا برانڈ بن گیا، جب اس نے R18 e-tron کیوٹرو کے ساتھ قدم رکھا، ایک ایسی کار جس کی قیمت ان دنوں تقریباً $2 ملین ہے۔ Number 8. Audi was the first automaker to produce left-hand drive vehicles. Audi بائیں ہاتھ سے چلنے والی گاڑیاں بنانے والی پہلی کارساز کمپنی تھی۔ 1921 میں آڈی نے ٹائپ کے متعارف کرائی، جو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کو نمایاں کرنے والی پہلی پروڈکشن کار تھی۔ اسے سرکاری طور پر قانون بنانے سے 16 سال پہلے کی بات ہے۔ کار کو انجینئرنگ کے لحاظ سے بھی اپنے وقت کے سب سے جدید ترین تصور کیا جاتا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہ وہ کاروں اور ڈرائیوروں کے لیے وقت کا ایک بہت ہی عجیب و غریب دور تھا، کیونکہ لوگ کئی سالوں سے سڑک کے بائیں جانب لیفٹ ہینڈڈ کاریں چلا رہے تھے، جب تک وہ آہستہ آہستہ دائیں طرف منتقل ہو گئے۔ نمبر 9. Audi introduced the coolest tail lights in the world. آڈی نے دنیا کی بہترین ٹیل لائٹس متعارف کرائیں۔ یہ اب تک کی بہترین چیزوں میں سے ایک ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ جب گاڑی کی ٹیل لائٹس کی بات آتی ہے، اور ایک ایسی انڈسٹری جس نے پہلے سالوں میں زیادہ جدت نہیں دیکھی، آڈی سوارم OLED لائٹس ٹیکنالوجی مستقبل کی کاروں کی طرف ایک قدرتی قدم ہے۔ ڈسپلے بہت زیادہ معلومات کو ظاہر کرنے کے قابل ہے، اور گاڑی کو ڈرائیور چینج کرنے کے طریقے کے مطابق چینج ہو سکتا ہے۔ ہم شروع میں اس کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے تھے، لیکن سچ پوچھیں تو اب ہم واقعی اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ نمبر 10. The founder of Audi worked under Karl Benz. آڈی کے بانی آگسٹ ہارچ نے مرسڈیز بینز کے بانی کرل بینز کے تحت کام کیا۔ ہارچ ایک سادہ نوجوان جرمن انجینئر تھا جس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک لوہار کے طور پر کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی تعلیم ایک جہاز بنانے کے طور پر مکمل کی، اور محض اتفاق سے 1996 میں اسے مرسڈیز بینز کے بانی کرل بینز اور گوٹلیب ڈیملر کے لیے کام کرنے کی نوکری مل گئی۔ ان کی نگرانی میں کچھ ابتدائی کانسیپٹس تیار کرنے، اور صرف 3 سال بعد اس نے کمپنی چھوڑ دی اور 1899 میں اپنی کمپنی اے ہارچ اینڈ سی قائم کی۔ ہم جانتے ہیں کہ لگژری کاروں کو رینکنگ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مرسڈیز بینز، آڈی
اور BMW کو ذاتی ترجیح کے مطابق رینک کرنا چاہیں تو کون سی گاڑی نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 ہوگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو ایک بونس فیکٹ ملتا ہے۔ آڈی از پریٹی پاپولر انسائیڈ دا رائل فیملی۔ آڈی شاہی خاندان کے اندر کافی مقبول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاندان کے اعلیٰ درجے کے تقریباً ہر فرد کے پاس آڈی ہے، جیسے پرنس چارلس کی A8 لیموزین، پرنس ولیم کی A5 سپورٹ بیک اور بہت سی دوسری۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ لیز کے معاہدے کی بدولت شاہی خاندان کے افراد آڈی کی ہر خریداری پر 60% رعایت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آڈی رائلٹی کا حصہ بننے کے لیے یہ ادا کرتی ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔